हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। 2020 में पेट्रोलियम बहरान की इंक्वायरी का क्या बना? FIA को 90 रोज में जो फोरेंसिक ऑडिट करके मुलविस किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना था, उसका क्या बना? इस मुमकिन एक्शन से मुतालिक हमने रवां बरस अप्रैल इंकशाफ कर दिया था कि ये एक्शन ना होने के बराबर होगा। उल्टा मुलविस जो कंपनियां हैं और बड़े बड़े किरदार हैं उन्हें क्लीन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं कि कुछ शायद दोबारा से एक इंक्वायरी इसलिए कराई जा रही है कि कुछ कंपनियां खुश नहीं है और उनको क्लीन चिट देने की भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल बड़ी जो काबीना की कमेटी है उसकी रिपोर्ट के कुछ मदरजात मैंने पढ़े हैं और वो बड़े दिलचस्प हैं। और उसकी अगेन जैसे मैंने कहा कि पहले की मुमासरत बहुत ज्यादा पढ़े, लेकिन ये क्लेरिफाई करना जरूरी है कि ये पब्लिक नहीं हुई, अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं गई आपसे। लेकिन इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि सारे मामले पे अभी तक किसी तौर पे भी जो असल मामलात हैं उस तरफ बात नहीं आ रही और बात को दाएं बाएं किया जा रहा है। तो क्लीन चिट की बात की जाए तो बाकायदा तौर पे एक ऐसे PM थे, वो आते रहे और मिनिस्ट्री में आके कुछ लोगों से मिलते भी रहे। और उसी कंपनी का एक बड़ा सीरियस मसला रहा कि 15 जून को बाकायदा तौर पर उनका जो जहाज था वो आ चुका था पोर्ट कासिम पे, लेकिन 26 तारीख तक उन्होंने इंतजार किया। जो ही 27 जून को कीमतें बढ़ाई गई, फौरन उन्होंने जहाज को यहाँ पे तेल को मुंतकिल करना शुरू कर दिया और यहाँ पे जो होर्डिंग थी वो भी मुल्क में होती रही। तो ये बाकायदा एक सोचा समझा प्लान था। इसके मुताबिक ज़ाहिर नदीम बाबर वगैरह तो हट गए हैं, लेकिन उनको हटाने का असद उमर का कहना था कि इसलिए हटाया गया ताकि शफाफ इंक्वायरी हो। तो इसमें और बहुत से नाम आ रहे हैं, बाइको का नाम भी आ रहा है और बहुत सी इस तरह की कंपनीज हैं। तो क्लीन चिट बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब पहली रिपोर्ट में चीजें बहुत क्लियर हो गई, असद उमर की कमेटी के सामने चीजें आ गई, तो अब दोबारा तीसरी रिपोर्ट किस लिए बनाई जा रही है? और नाज़रीन, जिस तरह हमने अप्रैल में रिपोर्ट किया था वैसे ही हुआ, क्लीन चिट दे दी गई है। और हमारी एक्सक्लूसिव मालूमात के मुताबिक FIA ने ओगरा के सिर्फ 4 छोटे अफसरान और ऑयल कंपनी के एक अफसर को गिरफ्तार किया, जबकि FIA लाहौर ने निजी कंपनियां फॉसल एनर्जी और अस्कर ऑयल पर मुकदमात दर्ज किए। FIA हुकाम के मुताबिक CEO फॉसल एनर्जी लाहौर नदीम भट्ट, ओगरा के मेंबर गैस जो हैं आमिर नसीम, मेंबर ऑयल अब्दुल्ला मलिक, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम के DG ऑयल शफीउल्लाह और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑयल इमरान अबड़ू को गिरफ्तार किया गया। FIA ने गिरफ्तार मुलजिमान पर मिली भगत से गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस, नाजायज पेट्रोलियम इंपोर्ट कोटा और गैर कानूनी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की खरीदो फरोख्त से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने और खुद बटोरने, अरबों रुपए से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी उन पर आयद किए गए हैं। FIA की 2020 की रिपोर्ट में लेकिन कहा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ओगरा ऑफिसर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने उनके साथ मिलकर गैर कानूनी इकदाम किए। वजारत पेट्रोलियम ने मार्केटिंग लाइसेंस जारी किए। वजारत पेट्रोलियम के अफसरान ने नाजायज पेट्रोलियम इंपोर्ट कोटा जारी किया। पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज ने ओगरा की आशीर्वाद से मंजूर शुदा पेट्रोल पंप से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का मुल्क भर में जाल फैलाया। लेकिन FIA की इंक्वायरी में बज़ाहिर तमाम बड़ी कंपनियों, हुकूमती अराकीन और ओगरा की सतह के बड़े बड़े अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई है और गैर अहम और छोटे अफसरान को गिरफ्तार करके सारा मलबा उन पर गिराकर निपटाने की कोशिश की जा रही है। यानी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में फैसला करने वाले हुकूमती अराकीन, वजीरान मुशीरान बशमूल मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर, उस वक्त के सेक्रेटरी पेट्रोलियम और दीगर कंपनियों के बड़े बड़े अहम अहदेदारों के खिलाफ क्या हुआ किसी को कुछ इल्म नहीं है। FIA की पहली इंक्वायरी रिपोर्ट में स्मगलिंग, ऑयल कंपनी की मिली भगत, जखीरा अंदोजी समेत कानूनी और वजारत पेट्रोलियम की सतह के मसाइल का इंकशाफ बाकायदा किया गया, तजावीज़ भी दी गई। इस रिपोर्ट को वफाकी काबीना में भी पेश किया गया और हैरत अंगेज तौर पर वफाकी काबीना ने फिर एक और कमेटी बनाई जिसने अब इन तमाम बड़े लोगों को, जिनका कि तकरीबन नाम आ चुका था पहली रिपोर्ट में, क्लीन चिट दे दी गई है। आखिर हर बार क्यों ऐसा होता है कि हाथ साफ कर दिया जाता है, जो भी स्कैंडल उठा के देखें, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में, और क्या जो है उस पर मट्टी डाल दी जाती है? क्या पेट्रोलियम बहरान पर भी मट्टी डाल दी गई है, जैसा कि 2005 और 2015 में भी जो है हमने देखा? तो फिर शफाफियत, मेरिट और एहतिसाब का नारा क्यों लगाया गया और क्यों लगाया जा रहा है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ। रियाज, एक और ये स्कैंडल अब सामने आ चुका है, क्या तफसीलात है हमारे पास मजीद?
जी आदिल, जैसा कि आपने काफ़ी तफसील से इंट्रो में बता दिया कि FIA ने इस सारे मामले को, जब इनको असद उमर की जो कैबिनेट की जो कमेटी थी, जो सब कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि नदीम बाबर को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाया जाए ताकि शफाफ इंक्वायरी हो, और FIA इस सारे मामले का फोरेंसिक ऑडिट करेगा। तो ये वो फोरेंसिक ऑडिट है जिसकी तफसीलात अब हम आज तफसील से पेश कर रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। फोरेंसिक ऑडिट में जो FIA और जो दूसरे अफसरान थे ऑयल वगैरह के और IB से रिलेटेड 163 सफ़ात की जो रिपोर्ट थी, ये उसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा। उसमें तफसील से वो तमाम किरदारों के नाम लिखे हुए थे, जो अफसरान मुलविस थे, जो कंपनीज मुलविस हो सकती थी, होर्डिंग हो सकती थी, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है, और मुख्तलिफ जो दूसरे मामला थे। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 5 अफराद को पकड़ लिया गया है जो शायद तीसरे चौथे टियर में आते हैं, अगर सैल्यूटेशन के हवाले से देखा जाए तो। बड़े 3-4 जो टियर थे उनको टच नहीं किया गया, और उनको पकड़ के उनके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज कर दी है। मतलब जो पहली रिपोर्ट आई जिसमें किरदारों के नाम थे, जिम्मेदारी डाल दी गई थी, उसके बाद काबीना में वो रिपोर्ट गई तो काबीना ने एक और कमेटी बना दी, और वो फोरेंसिक ऑडिट अब सामने आया और छोटे छोटे अफसरान पर सारी मटीरियल जो है पा दी गई है। बिल्कुल ऐसी है। ये तकरीबन तीसरी रिपोर्ट टेक्निकली समझी जाएगी, और पहली रिपोर्ट सबसे ताकतवर थी। मुझे अब तक इस बात की समझ नहीं है, और शायद बहुत से सीनियर अफसरान को भी इस बात की समझ नहीं आई कि FIA की इतनी जो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी जो पहले तैयार की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी थे, उसके बाद इस रिपोर्ट की क्यों ज़रूरत पेश आई कि फोरेंसिक किया जाए। लेकिन और अच्छा, जब रियाज, जब हम इस पर काम कर रहे थे स्टोरी पर, तो ये भी तफसीलात सामने आई कि ऑडिटर जनरल को भी कहा गया कि जी आप भी इस पर इंक्वायरी करें। उसका क्या बना? इसके साथ साथ जब ये FIA को कहा गया कि आप फोरेंसिक करें, तो इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिख दिया गया कि ये 10 से ज़ायद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनका ऑडिट किया जाए और पता लगाया जाए कि ये जो 2020 का क्राइसिस हुआ था, इसके ज़िम्मेदारान कौन थे, कहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, और ओगरा से और दूसरे जो किरदार थे उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई। तो ऑडिटर जनरल के हवाले से तो मुकम्मल खामोशी है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ऑडिटर जनरल ने शायद अभी तक इस मामले पर हमने जो मालूमात ली हैं कि स्टार्ट भी अभी तक नहीं लिया। अच्छा, दूसरा जो जिस वक्त ये स्कैंडल सामने आया, नदीम बाबर साहब जो थे वो मुशीर थे पेट्रोलियम के, और अचानक ही वो फिर चले जाते हैं, सिंपल वो घर चले जाते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल, अरबों रुपए का स्कैंडल, इंक्वायरी रिपोर्ट में सारी चीजें, आज तक उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। लेकिन अब मेरी खबर यह है कि वो एक दफ़ा फिर प्रोएक्टिव हो गए हैं और मिनिस्ट्री के चक्कर वक्कर भी लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो दोबारा उनको ला रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह का कुछ इंदियाँ मिल रही हैं कि वो बाकायदा तौर पे दोबारा एक्शन में एक किस्म के आ चुके हैं, और वो मालूमात ले रहे हैं कि FIA ने किन किन अफसरान के खिलाफ रिकमेंडेशंस दी हैं, और किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया, और क्या क्या मुमकिनात आगे हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है शायद उन्हें कुछ स्पेस नज़र आ रही है कि जो जिस तरह हमने क्लीन चिट की बात की कि जिस तरह तमाम बड़े किरदारों को क्लीन चिट मिल गई, तो शायद जिस तरह असद उमर ने भी कहा था कि उनको इसलिए हटाया जा रहा है नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, ताकि एक शफाफ इंक्वायरी हो। तो अगर ये वो शफाफ इंक्वायरी है और इन तमाम लोगों के नाम नहीं आते, तो इसका मतलब है अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो फिर वही सारा मामला होगा। ठीक है, चले रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और एक सिंपल मैसेज वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, आप जब एहतिसाब का नारा लगाते हैं, पिछली हुकूमतों का भी आप एहतिसाब करें, 3-3.5 सालों में हमें तो पता नहीं कि कितना कुछ उनसे रिकवर आप कर पाए, लेकिन जो आपके दौर में स्कैंडल आए हैं और वो बज़ाहिर बिल्कुल साफ लग रहा है कि लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है, तो खुदारा एटलीस्ट अपने दौर का तो आप, अगर पिछले दौर का नहीं कर पाए या वहां से कुछ निकला नहीं, तो अपने दौर का तो एहतिसाब कर दें, जो जितने भी बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं। वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नए फिगर्स आए हैं। 11.5% मुल्क में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चली गई है, लेकिन हफीज पाशा साहब का दावा है कि असल महंगाई जो है मुल्क में वो 13 और 14% के दरमियान है। हफीज पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुजम्मिल असलम जो कि हुकूमती तर्जुमान है वो भी हमारे साथ होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदफ से ज़्यादा टैक्स वसूली पर FBR को शाबाश दी। FBR ने रवा माली साल के 5 माह में हदफ से ज़्यादा 297 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। अच्छी बात है कि ज़िम्मेदार कौमों को टैक्स देना चाहिए और मुल्क के माशी तरक्की में अपना हिस्सा भी डालना चाहिए, लेकिन अवाम की जिस जेब से हुकूमत को ये रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई, वो जेब अब मज़ीद सुकड़ रही है। और इस अवाम और मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्विटर अकाउंट फिलहाल खामोश है। गुज़श्ता माह नवंबर में महंगाई की शरह में इजाफे ने गुज़श्ता 20 माह का रिकॉर्ड तोड़ा। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अफराते ज़र 9.2 से बढ़कर 11.5% तक जा पहुंची है। और इस नाकाबिले बर्दाश्त में महंगाई से मुतालिक अवाम को रिलीफ देने का जो एक मौका आया था,
वो हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद तब्दीली नहीं की गई। उल्टा पेट्रोलियम लेवी और जनरल सेल्स टैक्स में आज इजाफा कर दिया गया और यह इजाफा IMF शराइत की वजह से किया गया, वरना कीमतों में 8 से 9 रुपए फी लीटर कमी हो सकती थी। अहम बात यह है कि हुकूमत जब भी कीमतें बढ़ाती है तो पड़ोसी ममालिक की मिसालें देते हुए कहती है कि पाकिस्तान में कीमतें इन ममालिक के मुकाबले में अब भी कम है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की इंतजामिया ने पेट्रोलियम पर आए टैक्स जो है वो 19% कम करके 8 रुपए फी लीटर सस्ता किया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ही हुआ। और ना ही यहाँ पर कोई तस्करा है, बल्कि इस बार मवाजना जो है वो इंडिया से करने की बजाय अमेरिका से किया जा रहा है। 20 साल का जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। USA के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% जो है वो रिकॉर्ड की गई, और जिसको सदर जो बाइडन की ट्वीट्स देख लें, वहां के लोगों को देख लें, उन्होंने इसका इजहार किया और ये तकरीबन जो है वो पिछले 30-31 साल का रिकॉर्ड टूटा। एक तरफ अमेरिका से मवाजना और दूसरी जानिब कुछ वज़रा अभी भी ये सोचते हैं कि मुल्क के 70% लोग खुशहाल हैं और महंगाई से उनको कोई परेशानी नहीं। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई का असर 70% अवाम पे तो नहीं है, 30% अवाम पे जरूर है। देहातों में तो कोई महंगाई नहीं, देहातों में तो अल्हम्दुलिल्लाह देहातों में खुशहाली है। और ज्यादा दयानतदारी के साथ कह रहा हूँ कि ज्यादा महंगाई जो है वो आपने कर दी है, मीडिया ने ज्यादा महंगाई हाय महंगाई कह 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 के तो बस जब बंदा एक फीलिंग है हाय सर्दी आ गई तो वो फिर ठंड बंदा महसूस करने लग जाता है, हाय बहुत गर्मी है फिर गर्मी बंदा महसूस करनी शुरू कर देता है। तो वो आपने ना इतनी हैमरिंग की कि हाय महंगाई तो बस हर बंदा कहता है कि महंगाई। अच्छा खान साहब, मीडिया के सामने, मेरे सामने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आज के जो फिगर्स पड़े हुए हैं उसको देख के तो मैं परेशान हूं। तो मैं अगर महंगाई एज ए जर्नलिस्ट ना करूं तो फिर क्या करूं? उनके आप कह रहे हैं देहातों में महंगाई नहीं है, उनके मुताबिक रूरल इन्फ्लेशन उसमें 11% ईयर ऑन ईयर जो है वो इजाफा हुआ है। अब जो हमारे सामने फिगर्स आते हैं मैं तो वो आपके सामने रख रहा हूं। जो भी फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, बस बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि मैं तो इस नंबरों के गोरख धंधे में पढ़ना भी नहीं चाहता, और मैं समझता हूँ कि कोई क्रेडिबल फिगर्स नहीं होती, यानी स्टैटिस्टिक्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो आवाम के लिए यही है कि आप सब्र करें और आपकी जेब पर जो बोझ है उसमें मजीद इजाफे की तैयारी करें, क्योंकि अगली बुरी खबर नेपरा ने दी है, जिनके मुताबिक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अक्टूबर में इस्तेमाल की गई बिजली के नर्ख में 4 रुपए 74 रुपए पैसे जो है वो फी यूनिट बढ़ाकर 60 अरब रुपए जमा करने की तैयारी हो चुकी है, फैसला हो चुका है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम के अहम रुकन मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं, उनके बकौल बरामदाद में एक माह में 33% जो है वो इजाफा हुआ, यानी $2.90 अरब होने पर वो खुश हैं। लेकिन दरामदाद 7.85 जो है तकरीबन 7.85 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, और तिजारती खसारा हमारा जो है वो $5 अरब तक बढ़ चुका है। उसका उन्होंने बिल्कुल जो है वो तस्करा नहीं किया। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हुकूमत के माशी तर्जुमान मुज़म्मिल असलम भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो अदाद शुमार आए हैं मेरे लिए तो वो परेशान कौन है। बहसीत पाकिस्तानी महंगाई की शरह 11.5%, यानी पिछले 20 माह में के बाद जो है डबल डिजिट इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ चुकी है। कितना परेशान हुआ जाए, और क्या ये फिगर्स जो हैं, क्या महंगाई वाकई 11.5% है मुल्क में, या इससे ज्यादा है या कम है? जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 21 महीने के बाद पहली दफा हुआ है, और उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि पिछले महीने 9.2%, उससे पहले 8.9%, उससे पहले 8.4%। तो मुसलसल हर महीने रफ्तारी में तेजी आ रही है, और ये बहुत परेशान कुन बात है। दूसरी बात जो आपने की कि ये आदाद शुमार जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अफरात-ए-ज़र के दिए हैं, इस पे ज़रा ये सोचना ज़रूरी है कि दूसरे जो आपके कीमतों के इंडिकेटर्स हैं, एक तो आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, वो 18% से ज्यादा इस वक्त जा रहा है, और हैरत अंगेज इजाफा है आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में 27% से भी ज्यादा।
तो इससे एक अंदाजा ये होता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.5 पे बताया गया है, शायद ये कुछ कम है। और उसकी वजूहात मैं बताता हूं आपको क्या है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा आइटम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में है वो घरों का रेंट होता है जी, जिसका वेट तकरीबन 20% है जी। आपको खुशी हो के सुन के अफराते ज़र की रफ्तार काफी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन इनपुट्स की कीमतों में भी तेजी से इजाफा है, मगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि घरों के रेंटों में सिर्फ 6% इजाफा है। तो ये दरअसल इसी से 1 से 1.5% कमी हो जाती है। हमारा अंदाजा ये है कि इस वक्त अफरात ज़र 13 और 14% के रेंज में आ चुका है और खतरा ये कि ये और कुछ थोड़ा ये ठीक है। डॉक्टर साहब, हुकूमत इकदाम कर रही है, कितने आप उससे मुतमईन हैं? दूसरा ये कि इंटरनेशनली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हमने चूंकि IMF से मुआहदा कर लिया और पेट्रोलियम लेवी और GST हुकूमत ने आज बढ़ा दी है, तो अगर ये मुआहदे ना होते तो पेट्रोल की कीमत शायद आज 8 से 9 रुपए कम हो सकती थी। मेरी राय यह है कि ये नामुनासिब पॉलिसी है। देखिए, जब अफरात ज़र में इजाफा हो रहा होता है तो आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह में इजाफा करते हैं तो उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से कीमतों में इजाफा जरूरी है। आपको इस वक्त यह करना चाहिए था कि चूंकि हमारे कंपनियों ने बड़े रिकॉर्ड प्रॉफिट वगैरह बना रहे हैं और हमारा जो अमीर तबका है माशाल्लाह बड़ा खुशहाल है, इसलिए कि गाड़ियों की सेल 2 गुना बढ़ गई है पिछले 6 महीने में, तो क्या ये नामुनासिब होता कि हम इनकम टैक्स में कुछ इजाफा करते और उसके नतीजे में ये होता कि डिमांड साइड पे भी कमी आती, इसलिए कि लोगों के पास टैक्स के बाद इनकम थोड़ी सी कम होती, खासतौर पे अमीर तबके की। तो ये नामुनासिब पॉलिसी है कि सेल्स टैक्स इस वक्त बढ़ाया जाए। इस वक्त अगर रेवेन्यूज की जरूरत है और IMF के साथ आपका अग्रीमेंट हुआ है कि आप तकरीबन 250 से 300 अरब और रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो इसका बेहतरीन तरीका था कि आप इनकम टैक्स में इजाफा करते, उससे कीमतों में इजाफा नहीं होता, अलबत्ता गुंजाइश बन जाती। अच्छा पाशा साहब, आज वज़ीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब ने इस पर खुशी का इजहार किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो 2.9 बिलियन तक पहुंच गई। अच्छी बात है, खुशी होनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 7.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं, उसका कोई तस्करा नहीं। मतलब बतौर मईशत के एक तालिब इल्म आपसे ये मेरा सवाल है कि तिजारती खसारा इन दोनों फिगर्स को अगर प्लस माइनस करें तो 5 बिलियन डॉलर तक हमारा पहुंच जाता है, तो क्या एक्सपोर्ट्स की इन फिगर्स पर हमें खुशी मनानी चाहिए? देखिए, आप मुनासिब समझें तो कुछ खुशी इस बात पे होनी चाहिए, मगर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीमतों में हर तरह से इजाफा हो रहा है। उसके नतीजे में हमारे एक्सपोर्ट की कीमतों में भी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वगैरह में कीमतों के इजाफे की वजह से इजाफा तकरीबन 30% हमने देखा है, जो अच्छी बात है। मगर साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दरामदात का जो मकदार का नंबर आया है वो तारीख का सबसे बुलंद है। ऐसा फिगर हमने तारीख में कभी नहीं देखा, एक महीने में इतना ज्यादा दरामदात। एक साल पहले जब पीक पे था कोविड, तो हमारे दरामदात 3.5 अरब डॉलर पे गिर गए थे और पिछले कुछ महीने ये 6 अरब डॉलर तक पहुंचे थे और अब 7.8 अरब डॉलर, तो जिसे कहते हैं ना, सुनते ही घबराहट शुरू हो जाती है। और उसकी एक वजह भी यह है कि सिर्फ कीमतों का असर नहीं है। देखिए, चूंकि रुपए की कदर में कमी होती जा रही है मुसलसल, इंपोर्टर्स ने शायद अब स्पेकुलेशन शुरू कर दी है और ऑर्डर्स प्लेस इंपोर्ट्स को बढ़ाया है। ऑर्डर्स प्लेस जल्दी कर रहे हैं ताकि जो एक्सचेंज रेट पे उन्हें मिले, जब तक वो इंपोर्टेड माल पाकिस्तान आया तो उन्हें नफा हो सकता है। इसलिए हमें अब कोई ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि इंपोर्ट्स पे जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है वो रोका जाए, वरना बिलीव मी ये हद से ज्यादा बढ़ चुका है और इसके नतीजे में हमारा साल का जो खसारा है वो हद से बाहर
और फाइनेंसिंग कैपेसिटी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, से मुआहदा हो चुका है सऊदी अरब से $3 बिलियन तकरीबन मिलने वाले हैं एक्सचेंज रेट पर, लेकिन क्यों हमें फर्क नजर नहीं आ रहा? डॉलर ऊपर आ रहा है, रुपए नीचे आ रहा है। देखिए IMF से तो मुआहदा हुआ है, मगर आपको अपने प्रायर कंडीशंस सारे और एक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। अच्छा। और वो बहुत सख्त हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मोरलेस कंप्लीट ऑटोनॉमी देना है, स्टेट बैंक एक्ट में फंडामेंटल चेंजेस लाने हैं। दूसरी तरफ आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स में बेतहाशा एग्जेम्पशंस और जो कम रेट्स हैं 2, 5, 10, 12 उनको 17 पे लाना है। बहुत से आइटम्स, बहुत से इंडस्ट्रीज मुतासिर होंगे। और आपने ये देख लिया है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल प्रोसेस में अभी से परेशानी का इजहार किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से, तो पार्लियामेंट से ये चीजें पास होने में काफी मुश्किलात हो सकते हैं। तो इस वक्त ये हम नहीं कह सकते कि IMF का प्रोग्राम इज सील्ड एंड फाइनल एंड वी आर गोइंग टू रिसीव। अभी तो बोर्ड की मीटिंग होनी है, जब प्रायर कंडीशंस फुलफिल होंगे, वो जनवरी के 12 तारीख को। तो इस वक्त अनसर्टनिटी उस पे है। और दूसरी तरफ देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट हो गया, हम बस ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। चले डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़े कुछ परेशान कुन हकायक डॉक्टर साहब ने हमारे सामने रखे, कुछ आदाद शुमार भी कोशिश करेंगे कि हुकूमत के माशी तर्जुमान मुजम्मिल असलम ब्रेक के बाद अब हमें ज्वाइन करें, उनसे ये जवाब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर हफीज पाशा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त माशी तर्जुमान हुकूमत के मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स आ चुके हैं, काफ़ी कंसर्निंग है। 11.5 डबल डिजिट में 21 महीने बाद महंगाई पहुंच चुकी है। अभी पाशा साहब फरमा रहे थे कि ये महंगाई असल में 13 से 14% की रेंज में आ चुकी है, 11.5% नहीं है। तो क्या आपका बतौर हुकूमती तर्जुमान क्या जवाब है? क्योंकि अगर बाकी 13 से 14% है और वो कह रहे हैं ये बढ़ेगी, तो हमें परेशान होना चाहिए। ठीक है जी, मैं एज अ तर्जुमान जो है डेटा के साथ बात करूंगा, हवा में बात नहीं करूंगा कि 13 है 14 है। अगर उनकी 13 और 14 कोई कैलकुलेशन है तो करके दिखाएं। इस तरीके से जो है ना बात बनती नहीं है उनकी कैलकुलेशन। और खासतौर पे पढ़े लिखे लोग जो है वो इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। रहा सवाल ये है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है 2 तरीके की है। एक जो है आलमी जिसे कहते हैं महंगाई की वजह से, और एक हमारी मकामी जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ये 2 फैक्टर हैं। अब जो WPI का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, वो आया है 27%, और पिछले साल नवंबर में ये 5% था। अब पिछले साल नवंबर में 5% और इस साल 27% आने की क्या वजह हो सकती है? वो ये है, मैं आपको बता देता हूं कि जितनी चीजें आलमी मार्केट से आती हैं उनकी कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है। ये बात तो आप भी एग्री करेंगे ना, जो बाहर से चीज आती है उसको तो हुकूमत सस्ता नहीं कर सकती क्योंकि बाहरी कीमत ज्यादा है। तो मैं आपको बताता हूँ, फर्नेस ऑयल 100.55% उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। फाइबर क्रॉप्स जो बाहर से इंपोर्ट होती है 80.23%, मट्टी का तेल 77.2%, स्टील 64%, डीजल 62%, पेट्रोल जो है 45%, फिर इसके अलावा जो है बेतहाशा जिसे ये खाने का जो तेल है 58%। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से WPI जो है 27% बढ़ा है। और दूसरी तरफ एक वो है आइटम्स जो हमारे यहाँ जो मकामी तौर पे, यानी कि आटा, गंदम, चीनी, प्याज, अच्छा, टमाटर, इस तरह मुजम्मिल साहब यहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट करूंगा कि पाशा साहब जो कह रहे हैं कि क्यों 13 से 14% है, वो ये फरमा रहे हैं कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 18% है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने खुद जिक्र किया वो 27% है। साथ में जो महंगाई को नापने में सबसे बड़ा आइटम होता है ना, वो घर के किराए होते हैं, जो कि तकरीबन जो इन्फ्लेशन है उसका 20% जो है वो रेंट होता है। लेकिन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ 6% रेंट में इजाफा हुआ है, जिससे पाशा साहब डिसएग्री करते हैं। मैं खुद इस्लामाबाद में किराए का घर ढूंढ रहा हूं, आप यकीन करें 25 से 30% किराए में इजाफा हुआ है, घर नहीं मिल रहे। तो अगर रेंट में 6% इजाफा हुआ है, ये अगर हकीकी मानों में 20 से 25% जो इजाफा हुआ है, ये अगर कैलकुलेट कर लें तो वाकई जो पाशा साहब कह रहे हैं कि 13 से 14% महंगाई की शरह है इस वक्त। अभी पाकिस्तान में पिछले 1 साल में ना प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं,
लेकिन कहीं 5% बढ़ी है, कहीं 50% बढ़ी है, ठीक है ना। अब वो हफीज पाशा साहब किराए का घर जिस जगह ढूंढ रहे हैं या आप ढूंढ रहे हैं वहां बढ़ी है। मेरी जाती प्रॉपर्टीज है जो रेंट पे नहीं लग रही बल्कि खाली हो गई हैं, और मैं उसको नीचे देने के लिए तैयार हूं। मेरी दफ्तरों की प्रॉपर्टीज है जाती, और एक प्रॉपर्टी मेरे दोस्त की है, वो 1.5 साल से जो है लगाने के चक्कर में उसकी लग नहीं रही। तो ये जो है एग्रीगेट बेसिस पे बात होती है। फिर पाकिस्तान में जो है 60 से 65% आबादी देहातों में रहती है, तो उसको भी, ये जो पूरे मुल्क का ये है नंबर, ये कोई इस्लामाबाद के एक पर्टिकुलर एरिया या पाशा साहब की चॉइस का एक रेंट का जो है वो नहीं हो सकता। तो ये अगर उनको अपनी इस उम्र में भी जाके चीज नहीं समझ आई तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाशा साहब की जो है वो, उन्होंने जब ये इस साल 4% की ग्रोथ आई तो वो एक टीवी प्रोग्राम में कहते हैं ये झूठा नंबर है, और वो इसलिए झूठा नंबर है कि बिजली की कीमत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि 13% कम हुई है बिजली की पैदावार, और जिस मुल्क में 13% बिजली की पैदावार कम हो उसमें ग्रोथ 4% कैसे आ सकती है। बाद में उनको किसी ने करेक्ट किया, भाई वो जो है उसमें सब्सिडी शामिल थी, बिजली के यूनिट जो है 13% पिछले साल से ज्यादा बढ़े हैं। तो ये डेटा की एक अंडरस्टैंडिंग भी एक चीज होती है, और वो शायद ऊपर ऊपर के नंबर जो है एक पेज में जल्दबाजी में देखकर और इधर उधर पूछ के यार 20% 30%, तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज की क्या है। नहीं, उनसे आप डिसएग्री कर सकते साहब से, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी डेटा की अंडरस्टैंडिंग अगर हम कहें कि नहीं है तो ये थोड़ी सी जाती हो जाएगी। बताइएगा कि आज वजीर तिजारत साहब ने ट्वीट की कि 2.96 बिलियन एक्सपोर्ट्स हमारी हो चुकी हैं, और अगर एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इस पर एक बड़ा एतराज़ ये है कि इंपोर्ट्स हमारी 7.85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा हमारा 5 बिलियन से तजावुज़ कर चुका है। तो क्या वजह है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट आसमान से टच कर चुका है, तिजारती खसारा आसमान से छू चुका है 5 बिलियन, तो ये आपके लिए कंसर्निंग नहीं है? दो बातें आपने कहा, बात नहीं हो रही, तो बात तो आप मेरे से करेंगे तो मैं जरूर करूंगा आपसे बात, हम क्यों नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। अभी ये इन्फ्लेशन पे भी एक पूरे पाकिस्तान लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आए हैं, और हमें जो है कोई चीज जो है आप लोगों से छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहली बात ये कि देखें जी, ये इंपोर्ट बिल क्यों बढ़ा, जो मैंने आपको अभी एक चीज बताई WPI, इसमें तमाम इंपोर्टेड चीजें थी, और आपको मैंने बताया 100%, 80% आम बढ़ी हुई चीजें। अभी जो है मेरे सामने ये इंपोर्ट का डाटा भी है, क्योंकि मैं आपसे लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इजाफा हुआ कहाँ है जी, ताकि आपको भी नजर आ जाए, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो है तकरीबन, एक सेकंड में आपकी स्क्रीन सामने आ रही है, 103% जो है ये पेट्रोल में इजाफा हुआ है इंपोर्ट में, ठीक है। डीजल में जो है, नेचुरल गैस में जो है 122% इजाफा हुआ है। ये तमाम वो चीजें, कोयला जो है उसमें जो है आपकी स्क्रीन 92% इजाफा हुआ है। तो ये जितना भी इंपोर्ट हुआ है इसमें जो सवाए गाड़ियों की CKD की, जिसमें 800% इजाफा हुआ है, तमाम की तमाम चीजें जो है पिछले साल के मुकाबले में 19-20 क्वांटिटी में आई हैं, लेकिन इनके इंपोर्ट बिल इसलिए बढ़ गया क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें हो गई थी डबल। चले बहरहाल तिजारती जगह पे मौजूद है। आखिरी सवाल आपसे ये कि तेल की जो पेट्रोलियम मसनूआत की इंटरनेशनल कीमतें वो कम हो रही हैं, लेकिन आपने पेट्रोलियम लेवी और GST बढ़ा दी, मतलब अगर ये आप ना बढ़ाते तो 8 से 9 रुपए फी लीटर हम कम कर सकते थे प्राइस। दूसरी जानिब जब तेल की कीमतें बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि पड़ोसी ममालिक इंडिया में कीमतें हमसे ज़्यादा है। आज वहाँ पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने तेल की कीमत कम की है, तो क्या अगर ये IMF का मुआहदा ना होता, शराइत आप सख्त ना तय करते, तो आज तेल की कीमतें जो हैं वो कम कर देते आप? नहीं जी आदिल भाई, ये IMF प्रोग्राम होता या ना होता, हमने जो है 1 तारीख से पहले तक 50 रुपए लीटर जो है पेट्रोल में अपना टैक्स छोड़ दिया, ठीक, 17% सेल्स टैक्स, और जो है तकरीबन 20 रुपए लीटर हमने पेट्रोलियम लेवी का छोड़ा हुआ था। जो आज की कीमतें आई हैं उसमें हमने सिर्फ अभी 17 में से 1.68% सेल्स टैक्स ले रहे हैं, और अभी भी जो है तकरीबन 15.5% छोड़ा हुआ है, और दूसरा जो पेट्रोलियम लेवी है वो 13 रुपए 62 पैसे। ये दोनों अमाउंट जो है ये हमने मिलाकर 1000 अरब रुपए जो है ये मिलना था हमें। अब ये 1000 अरब हमें नहीं मिलेगा अगर, तो क्या होगा, या खसारा बढ़ेगा, या तो हम जो है अल्लाह आपका भला करे सूबों को पैसे नहीं दे पाएंगे, या हम तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे, या हम जो हमारी जो डेट सर्विसिंग है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये टैक्स हमें अगर नहीं मिलता, और अभी भी हम बहुत पीछे हैं, तो ये आपको मैं बताऊं, कल हम जो मैंने समरी देखी थी
कि अगर ये तमाम टैक्सेस हम लगा देते तो 187 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कल की कीमत होनी चाहिए थी, जो नहीं की 145 रुपए में रखी है। दूसरा, आपने इंडिया का जिक्र किया, ये दिल्ली ने जो हम जो है पिछले 8 महीने से कर रहे हैं अपने टैक्स को कम करके, दिल्ली ने थोड़ा सा टैक्स कम किया, अभी भी वो हमसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। वो आज दिल्ली वाले ने टैक्स कम किया। पूरे भारत का देखें, हमारे मुल्क में एक कीमत लागू है पेट्रोल की। ठीक, भारत की हर स्टेट डिफरेंट दिल्ली और मुंबई में सिर्फ 25 पेट्रोल का फर्क है। चले, मुजम्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, पाशा साहब को आपने सुना, हुकूमती तर्जुमान मुजम्मिल असलम को आपने सुना। फैसला आप पर वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जर्नलिस्ट और ब्लॉगर मुदस्सर नारो के लापता होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत की कारकर्दगी और मुदस्सर नारो की गुमशुदगी पर रियासत के रद्द-ए-अमल पर संजीदा सवालात उठाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज अगर गायब हो जाए तो फिर रियासत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, पूरी मशीनरी हरकत में आ जाएगी। मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रियासत का रद्द-ए-अमल आम शहरी के गायब होने पर भी यही होना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद अहम रिमार्क्स दिए कि हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी और उन्हीं का यही वो करते रहे। अदालत के हुक्म पर आज वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर भी उनके हमरा पेश हुए। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने शीरी मजारी को मुखातिब होते हुए कहा कि आपको इसलिए जहमत दी कि रियासत कहीं नजर नहीं आ रही, मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के वाकयात सामने आ रहे हैं। किसी का अगर कोई रिश्तेदार लापता हो तो हो जाना जो है वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। शीरी मजारी ने अदालत को बताया कि जबरी जो गुमशुदगियां हैं उसका मामला तहरीक इंसाफ के मंशूर में था और इस हवाले से कानून साजी भी की गई है, सेनेट को वो जल्द भिजवा दी जाएगी। शीरी मजारी ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत जबरी गुमशुदगी को संगीन जुर्म समझती है। जमहूरियत में किसी को लापता करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। उन्होंने कहा कि लापता शख्स के बच्चे और वालिदैन को मुतमईन करें, रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चे की देखभाल करें और मुतासरा ख़ानदान को आप सुने। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जिस दौर में कोई लापता हुआ उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों ना लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी से इस सवाल पर आइंदा समाअत पर जवाब तलब करके केस की समाअत जो है वो 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साफ़ी और ब्लॉगर नाज़रीन आपको याद दिलाते चले, मुदस्सर नारो अगस्त 2018 में अपनी अहलिया सदफ और उस वक्त उनके जो बच्चे थे, बेटे थे 6 माह के, सच्चल के हमरा सैर तफरी के लिए शुमाली इलाका जात गए, जिसके बाद उनके बारे में कोई इतला नहीं मिली, वो लापता हो गए। जबकि रवा साल मई में उनकी अहलिया बदकिस्मती से सदफ साहिबा का भी इंतकाल हो चुका है और उनका बेटा जो अब सिर्फ 3 साल का है अपनी दादी के हमरा वालिद की बाजियाबी के लिए अदालत के चक्कर काट रहा है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर @आदिल शाज़ी। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।